ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੂਨ ਤੇ ਬਾਲ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, प्लीज कंटिन्यू। तो मुझे ये पहले से मालूम था कि मैं अगर आदिवासियों के लिए इंसाफ की आवाज उठाऊंगा और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करूंगा और कोर्ट में जाऊंगा सरकार के खिलाफ, तो मेरी संस्था बंद कर दी जाएगी। ये मुझे पहले से पता था। उसके बावजूद भी हमने उस रास्ते को चुना, तो इसलिए हमें ना तो कोई डर लगा, न आश्चर्य हुआ, न दुख हुआ। तो हम हंस रहे थे कि ठीक है, ये तो होना ही था। और उसके बाद फिर हमने किराए के मकान में काम शुरू किया। वहां भी मेरे ऊपर कई बार हमले की कोशिश की पुलिस ने, 4-5 बार की। फिर लास्ट में तो तड़ीपार ही कर दिया। तो कब तक रहे वहां आप? 2010 तक। 2010 तक। तो उस समय आपको अरेस्ट भी किया गया? नहीं, अरेस्ट नहीं किया। अब तक किया कभी? नहीं किया। नहीं। ये तो कमाल की बात है। हाँ, कमाल की बात है। तो आप फिर वो कौन से हालात थे कि आपको वहां से शिफ्ट करना पड़ा? उन्होंने आपको इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ से चले जाओ? नहीं, ऐसा नहीं। उस दिन जिस दिन मैं निकला हूं वहां से, मेरा एक कार्यकर्ता मेरे पास आया और उसने बताया कि वहां जो महेंद्र कर्मा है, जो कांग्रेस के लीडर थे और सलवा जुड़म के लीडर थे, वो और एसपी बैठकर आपकी हत्या की कोशिश कर वो प्लानिंग कर रहे हैं। आज रात को आपको मारा जाएगा और आज मेरे घर पर भी अटैक होगा। तो मेरा वो कार्यकर्ता बोला एक घंटे में मेरे ऊपर अटैक होगा और मैं तो निकल रहा हूं, आप सोच लो क्या करना है। तो 1 घंटे में फिर मेरे उस कार्यकर्ता के घर पर अटैक किया पुलिस ने। ओके। दंतेवाड़ा में रहता था वो, और उसकी मोटरसाइकिल उठा के ले गए, उसका घर तहस नहस कर दिया, पूरा घर का सामान उठा के फेंक दिया, ले गए वो। लेकिन अपनी बेटी और वाइफ के साथ निकल गया। तो मुझे मालूम पड़ गया कि खबर तो सच्ची थी। पुलिस ने मेरा घर ऑलरेडी घेरा हुआ था, जो किराए के घर में मैं रहता था। और उसके बाद फिर मैंने दिन में ही फिर अपने पिताजी और मेरा भांजा आए हुए थे, मैंने उनसे कहा कि जितनी भी कोर्ट की फाइलें हैं वो आप ले जाओ। और मेरे पास एक वहां गाड़ी थी जो डोनेशन में मिली थी, उसमें मैंने वो सामान भरा, सारी फाइलें भरी केस की, और उनको कहा आप लोग चले जाओ। वो लोग चले गए और फिर रात में, उस रात हत्या होनी थी मेरी। ओके। तो फिर मैं वहां से निकल गया और मेरे निकलते ही फिर मुझे पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया, यानी तड़ीपार, यानी मैं वहां नहीं जा सकता था दोबारा। ओके। उसकी कोई टाइम लिमिट भी निर्धारित की उन्होंने? नहीं, फिर जब कांग्रेस की सरकार आई मैं फिर दोबारा गया। अच्छा। जब तक भाजपा रही तब तक नहीं जा पाया। ये कांग्रेस की सरकार दोबारा 18 में। 18 में। हाँ, तो मैं गया, तब दोबारा गया आप? दोबारा गया। और उसके बाद भी कांग्रेस के समय में भी मेरा जो किराए का मकान मैंने लिया, एसपी ने वहां मकान मालिक को डरा करके मेरा सामान निकलवा दिया। मैं जिस गांव में गया उस गांव में पुलिस पहुंच गई, प्रशासन पहुंच गया, मीटिंग नहीं करने देंगे। तो ये सब चलता रहा कांग्रेस के समय भी। अच्छा, एक तो ये सरकार का रेप्रेशन था जी। कभी आपको ये माओवादी जो लोग थे वहां, उनके कारकुन थे, उन्होंने की भी आपको थ्रेट किया? थ्रेट तो नहीं किया, लेकिन 1-2 बार स्टेटमेंट्स आए उनके कि हम लोग सरकार के पिट्ठू हैं, इस टाइप के। डर तो मुझे कभी नहीं लगा, किसी से भी नहीं लगा, ना सरकार से लगा, ना। कभी डायरेक्ट भी उनके कार्यकर्ता से भेंट हुई आपकी? हाँ। ओके। हुई, बातचीत हुई, और वो मैंने पुलिस को बता भी दिया कि मैं उनके साथ, उनसे मिला और उनसे मेरी ये बात हुई है।
कभी कोई क्योंकि गांधी का जो रास्ता है वो पारदर्शी है कि हम जो करते हैं सबको बता के करते हैं। तो वहां के जो एसपी थे, बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली, राहुल शर्मा, मैंने उनको बता दिया कि उन्होंने हमें बुलाया और वो उन्होंने बात की हमसे, और हमने भी अपनी विचार रखे उनके सामने, और फिर हम आ गए और ये बात हुई है। अच्छा, एक बात इस कॉन्टेक्स्ट में वैसे तो दो सवाल बनते हैं। एक तो जैसे लोग आपके घर पे आते रहे हैं, कमिटेड लोग थे, उन्होंने हिस्ट्री में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन की थी, वो प्रैक्टिकल लोग थे। एक आपके जो लोग हैं, इवन कांग्रेस की बात ही करता हूं मैं पहले तो, कि उसमें कोई डिफरेंस देखते हैं आप उनके व्यक्तित्व में, उनकी कार्यशैली में, ये कोई डिफरेंस देखते हैं? दूसरा सवाल है इसके साथ ही ले लो कि कांग्रेस और बीजेपी में आप क्या फर्क करते हैं? हाँ, तो कांग्रेस और बीजेपी में तो खैर बहुत फर्क है। बीजेपी तो फासिस्ट पार्टी है, कांग्रेस न्यू लिबरल पॉलिसीज को मानती है, और न्यू लिबरल पॉलिसीज में वो कॉर्पोरेटाइजेशन, कैपिटलिज्म, इसको सपोर्ट करती है। तो वो कैपिटलिस्ट हैं, लेकिन बीजेपी फासिस्ट है। बीजेपी तो हत्या करने, फर्जी मुकदमों में जेल में डाल देने, आपको पूरी तरह तबाह कर देने, सारे लोकतंत्र को कुचल करके सिर्फ एक विचारधारा, एक नेता, एक पार्टी, वो वाला सिस्टम लाने के लिए जो भी उसको करना पड़े वो करने को, और देश में दंगे फसाद करने, नफरत फैलानी, लोग गरीबों को और गरीब बना देना, उस पूरी नीति पर चल रही है। भाजपा के समय में, कांग्रेस के समय में ये था कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते थे, लिख सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे, तो हमारे ऊपर कोई फर्जी केस नहीं लगते थे, हमको जेलों में नहीं डाला जाता था, मारा नहीं जाता था। लेकिन भाजपा ने तो वो सारा किया। को आइडियोलॉजी के लेवल पे ये बात आपकी ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे जब हम कांग्रेस की राज की उनकी हिस्ट्री देखते हैं, पर्टिकुलरली पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो भी पॉलिटिकली पोलराइज करने के लिए, मासेस की जो वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए, जैसे 84 का जो मैसेकर हुआ दिल्ली में और दूसरे भी स्टेट में सिखों का, उसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, पॉलिटिकल को? हाँ, कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, तो उस समय ये बहुत ही भयानक घटना थी जो सिखों के साथ हुआ उस समय, और उसमें कांग्रेस के भी कुछ लोग शामिल थे, जैसे सज्जन कुमार को भी सजा भी हुई है, या HKL भगत वगैरह थे। तो ये लोग कई कांग्रेसियों के नाम थे, लेकिन ये सच है कि उस पूरे दंगे में RSS था पीछे, RSS के लोग थे, और वो RSS का एक एक्सपेरिमेंट था एथनिक क्लिनसिंग का, कि कैसे हम एक जनसंहार कर सकते हैं, एक नस्ल कुशी कर सकते हैं। तो उसके पीछे भी इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके पास? लिखे गए हैं, उसके बारे में लिखा गया है, उसके बारे में पूरी जांचें हुई हैं, अगर आप कहेंगे तो वो मैं निकाल के आपको दे दूंगा। लेकिन RSS का हाथ था, और उसके बाद उससे खुश होकर के नानाजी देशमुख वगैरह ने ये अपील भी करी कि कांग्रेस को वोट दिया जाए। जो बीजेपी के लीडर थे, क्योंकि उनको लगा कि कांग्रेस इसमें हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि कांग्रेसी शामिल थे उसमें। लेकिन ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन नहीं रही कभी कि हम देश में जनसंहार करें, इसलिए फिर RSS ने। लेकिन नहीं, उसी समय एक राजीव गांधी की स्टेटमेंट भी आई थी कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती तो हिलती है। हाँ। एक तरह की ये इट वाज ए जस्टिफिकेशन ऑफ दैट मैसेकर। हाँ, बिल्कुल। तो वो दुर्भाग्यपूर्ण था स्टेटमेंट। ओके, अच्छा, वो पहले सवाल की तरफ आते हैं हम, कि पहले जो लोग थे, हम जो देखते हैं स्टडी के लेवल पे भी, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, इस लेवल, इवन लाल बहादुर शास्त्री जी हैं,
उनका जो स्टडी का लेवल था, पढ़ने का, लिखने का, और प्रैक्टिस में काफी कुछ उनकी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है, जो अब नई पीढ़ी के जो कांग्रेस के उनके पैरोकार हैं, इनमें वो चीज दिखाई नहीं देती। आप कोई फर्क करते हैं इसमें? नहीं, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कांग्रेस में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, ये साइजेबल सेक्शन की बात कर रहा हूं कि बड़े पैमाने पे वो ऐसा नहीं आ रहा है। बड़े पैमाने पे ये लोग उसमें थे। नहीं, क्योंकि अब कांग्रेस के लोग चूंकि सत्ता में नहीं हैं, तो उनके नाम भी हाईलाइट नहीं होते, उनकी पर्सनैलिटीज भी पब्लिक फोरम में नहीं आती है कि कांग्रेस के कौन कौन से लीडर्स हैं, वो कितना पढ़े लिखे हैं, वो कितना उनकी स्टडी है, या उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, ये बात हमको पता नहीं चलती है। लेकिन हाँ, आपका कहना है कि उस पीढ़ी का और इस पीढ़ी में कोई फंडामेंटल डिफरेंसेस नहीं है? नहीं, मतलब चूंकि वो आजादी की लड़ाई से निकले हुए नेता, कमिटमेंट के लेवल पे बात करता हूं। कमिटमेंट और जनता के ऊपर उनका असर, हाँ, और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। तो उस कैलिबर के और उस जो ऊंचाई के कद के नेता थे, वो आज कैसे होंगे? आज इन्होंने कोई सोशल मूवमेंट नहीं चलाया है, कोई स्ट्रगल नहीं किया है जनता के साथ मिलकर। यही बात मैं पूछना चाहता था। स्ट्रगल नहीं किया है, तो इनके अंदर ना तो वो एक्सपीरियंस आएगा, ना वो तेज आएगा, जो एक पब्लिक मूवमेंट से निकल करके जब नेता आता है। ये तो सब या तो पढ़े लिखे एकेडमिशियंस लोग हैं, या फिर पॉलिटिकल फैमिलीज से हैं, इनके पिताजी मिनिस्टर रहे, उनके बच्चे आ गए हैं पॉलिटिक्स में। उस तरह के नेताओं से आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। अच्छा, एक डेमोक्रेसी में भी ये परिवारवाद के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि कांग्रेस पे जो सबसे बड़ा एलिगेशन लगता है, खास करके बीजेपी की तरफ से, वो ये है कि ये एक परिवार का ये कोडमा है या कुनबा है, उसी के द्वारे घूमता है, इनकी पॉलिटिक्स है। देखिए, ये बात सच है कि कांग्रेस में भी परिवार के लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं, लेकिन बीजेपी को यह आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी के भी लगभग हर मिनिस्टर के बच्चे पॉलिटिक्स में आ गए हैं। तो बीजेपी तो बदमाशी करती है, वो तो झूठ बोलती है कि कांग्रेस में परिवारवाद है और हमारे अंदर नहीं है। बीजेपी में उनसे ज्यादा है। तो वो बात तो खाली नहीं, वो कहते हैं हमारा एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है हमारी पार्टी में, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन कांग्रेस में भी ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल जमीन से, अब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं खड़गे, दलित नेता हैं, जमीन से उठ के आए, स्टूडेंट लीडर रहे हैं। उनके पिताजी कौन सा पॉलिटिक्स में थे? वो भी तो साधारण दलित गांव के व्यक्ति थे। तो वो आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और प्रेसिडेंट, सॉरी, प्रधानमंत्री पद का उनको दावेदार भी माना जाता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो ये तो कोई बीजेपी की खासियत नहीं है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। वो तो सब करते हैं। और लेकिन सभी पार्टियों में आज परिवार के लोग हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का लड़का हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव का लड़का हो, चाहे वो दूसरी पार्टीज हैं, ममता अपने भतीजे को आगे कर रही हैं। तो सभी जगह हम देख रहे हैं कि अपने अपने परिवारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं अभी साइकिल यात्रा में घूमा हूं, तो नीचे के लेवल के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो इस बात पर असंतोष भी व्यक्त करते हैं कि हमारे यहाँ इसलिए चुनाव हारा जाता है क्योंकि टिकट उनको दे दिया जाता है जिनके पिछली पीढ़ी सत्ता में थी। कोई एमपी था या मिनिस्टर था, उसके बच्चों को टिकट दे दिया जाता है, इसलिए वो लोग चुनाव हार जाते हैं। कांग्रेस इसलिए नहीं जीत पा रही, और जो जनता से जुड़े हुए नेता है उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। ये बात नीचे के कार्यकर्ताओं ने मुझे हर जगह कहा है, चाहे यूपी के हों, चाहे वो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सब जगह के कार्यकर्ता कांग्रेस के यही कह रहे हैं। तो वो तो कांग्रेस के अंदर की बात है, उनको देखना पड़ेगा कि वो पुराने जो
कांग्रेस के लीडर रहे हैं उनके बच्चों को ही टिकट दे दे के हरवाते रहेंगे, या उनको जमीनी आंदोलनों से जुड़े हुए लोगों को टिकट दे करके अपनी पार्टी का कायाकल्प करना है, ये तो कांग्रेस को देखना पड़ेगा। हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन भाजपा को ये इल्जाम लगाने की उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि भाजपा में खुद खूब कुनबा परस्ती है। अमित शाह का लड़का खुद उसको आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया है। वो उसको कौन सा क्रिकेट खेलना आता है, और बीसीसीआई का जो अध्यक्ष बना दिया है उसको, या उसको भ्रष्टाचार से कितना पैसा उसको इकट्ठा करवा दिया है, उसका प्रॉफिट दिखा दिया कई हजार गुना। तो इन लोगों को तो अधिकार नहीं है कोई इल्जाम लगाने का, और सभी पार्टियों में वो चल रहा है। अच्छा, एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं फिर, क्योंकि आपका जो कर्म भूमि थी, आपका जो काम करने का वो सेंटर था, वो मतलब इट मे बी मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि माओइस्टों का भी वो आपने उनको क्लोज से देखा है। असेसमेंट के लेवल पे, आइडियोलॉजी के लेवल पे नहीं मैं पूछ रहा हूं, असेसमेंट के लेवल पे गृह मंत्री ने ये डिक्लेयर किया है कि अगले साल तक, शायद 26 जनवरी के कितना, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 तक हम उनको खत्म कर देंगे। उनका कॉम्बिंग ऑपरेशन भी वहां चल रहा है, नक्सलवाद मुक्त भारत बना। हाँ, नक्सलवाद, और उनके एनकाउंटर्स की खबरें भी आती हैं कि कई बार होता है कि आज 2 दर्जन मारे गए, 10 मारे गए, 15 मारे गए, 20 मारे गए ना। आपकी क्या असेसमेंट है कि क्या ये मूवमेंट आने वाले समय में सरवाइव कर पाएगी, जिस सिचुएशन में उनको एनसर्कल कर लिया गया है, और उसकी बाहरी सपोर्ट भी, जो कोई इंटेलेक्चुअल भी बोलता है उस पे अर्बन नक्सलाइट का लेबल लगा दिया जाता है। जैसे भीमा कोरेगांव में कितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपने डिटेल में, अल्पा शाह जी ने भी एक बुक लिखी है, उसमें भी डिटेल, आप भी उसमें संबंधित रहे हैं, कंसर्न रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके आपका? तो 2 चीजें हैं, एक चीज है नक्सलाइट, एक चीज है नक्सलवाद जी। और नक्सलाइट को मारा जा सकता है, लेकिन वाद की तो हत्या कर नहीं सकते आप। वाद तो एक परिस्थिति में पैदा होने वाली चीज है जी। अगर वो परिस्थिति रहेगी तो नए नक्सलाइट फिर से पैदा हो जाएंगे। ओके भाई, आज के पुलिस वाले मर जाएंगे, भ्रष्ट नेता मर जाएंगे, नक्सलाइट भी मर जाएंगे, लेकिन ये सिस्टम अगर ऐसे ही चलता रहा तो नए पुलिस वाले भी पैदा होंगे, नए भ्रष्ट नेता भी पैदा होंगे, और नए नक्सलाइट भी पैदा होंगे जी। ये सिस्टम हर एक चीज को पैदा करता रहेगा जी। अगर जुल्म रहेगा तो बगावत भी रहेगी जी। तो ये तो कोई गारंटी ही नहीं दे सकता कि भविष्य में कोई बगावत नहीं होगी जी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जिस तरीके से आदिवासियों का कत्ल किया जा रहा है, छोटे बच्चों को मार डाला जा रहा है, और महिलाओं को मारा जा रहा है बड़ी तादाद में, तो राज्य अपनी लेजिटिमेसी खो देगा जी। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर आप अपनी जनता के बगावत को इस तरीके से उनका हत्या करके कुचल देंगे और वो बच गए, अगर वो जो बगावत का विचार है वो बच गया और दोबारा शुरू हुआ, तो ये सारे जो कत्ल है इसको भारत की जनता सरकार की गलती के रूप में दर्ज करेगी इतिहास में जी कि देखो ये तो बच गए, आपने इतने हजार लोगों का कत्ल किया, आप गलत थे, आपको जुल्म रोकना चाहिए था, ना कि जनता का कत्ल करना चाहिए था। क्योंकि जिन लोगों को मारा जा रहा है वो तो आदिवासी ही है ना। भले ही उन्होंने बंदूक उठाई है, जो 150 औरतें मारी गई हैं आदिवासी औरतें, जिनको माओवादी कह रही है सरकार, वो है तो आदिवासी औरतें। उन औरतों ने, आदिवासी औरतों ने अगर हथियार उठाया तो किन हालात में उठाया,
उस पर आपने जांच क्यों नहीं करी कि ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए हैं कि हमारे देश की आदिवासी औरतों को हथियार उठाना पड़ रहा है सरकार के खिलाफ? आपने मार दिया, आज तक 150 औरतें अभी 1 साल में मार डाली गई हैं। भारत की जनता आज नहीं तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद पूछेगी आपने क्यों मारा था इतनी सारी औरतों को, क्या नतीजा निकला उससे? ये तो फिर खड़े हो गए। फिर से आप जुल्म करते रहेंगे। देखिए, जहां नक्सलवादी नहीं है, क्या वहां इंसाफ मिल जाएगा? मिल रहा है लोगों को? नहीं मिल रहा ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर नक्सलवादी नहीं होते तो हम इंसाफ दे देते, हम विकास कर देते, हम बहुत अच्छा बना देते? नक्सलवादियों के कारण विकास नहीं हो रहा है, नक्सलवादियों के कारण लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जहां नक्सलवादी नहीं है वहां आपने इंसाफ दे दिया, वहां आपने विकास कर दिया। बिहार में विकास हो गया, उड़ीसा में विकास हो गया, यूपी में विकास हो गया, सब जगह विकास हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो ये आपने झूठ बोला कि नक्सलवादी विकास रोक रहे हैं, नक्सलवादी लोगों को न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं, शिक्षा नहीं जाने दे रहे हैं। ये आपने झूठ बोला था देश के सामने। तो जनता के सामने सरकार की इज्जत खत्म हो जाएगी जी, कि सरकार ने झूठ बोलकर हमारे देश के नागरिकों की हत्या की थी। तो सरकार की इज्जत खत्म हो जाएगी इस पूरे अभियान के बाद। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, वो उसके बाद हम समाप्त करेंगे, तो आपका बहुत टाइम लिया। वो सवाल है कि पिछले तकरीबन 2 डेकेड से विश्व के बहुत से इलाकों में, अफगानिस्तान है, सीरिया है, लीबिया है, इराक है, ईरान है, और रिसेंटली इजराइल है ना, यहाँ पर डायरेक्ट जो है वॉर चल रहा है, यूक्रेन खास करके, और कई जगह प्रॉक्सी वॉर के रूप में भी कुछ फोर्सेस वो इन्वॉल्व हैं। इसमें क्या आपकी असेसमेंट है कि इसमें से कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर भी ट्रिगर हो सकती है? हाँ, क्या हो क्यों नहीं सोचते सकती? हैं? हो क्यों नहीं सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर दुनिया में कॉलोनियलिज्म रहेगा, आर्थिक साम्राज्यवाद रहेगा, तो उसमें से युद्ध बिल्कुल निकलेगा, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। आप लोगों को के संसाधन लूट लेंगे बंदूक के दम पर, सेनाओं के दम पर। आप देशों को प्रॉक्सी वॉर के जरिए या डायरेक्ट वॉर के जरिए वहां के संसाधनों को या तो सस्ते दामों कौड़ियों के रेट बेचने को मोहताज कर देंगे, या डायरेक्ट सेना के बदौलत लूट लेंगे। जैसे आपने तेल के इलाकों पर अमेरिका ने कब्जा किया, इस्लामोफोबिया का हवा खड़ा करके कि हम इनको डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं, और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को उसने टेररिस्ट घोषित करके और उनका दमन भी किया, उनको मारा। और आज भी जिस तरीके से गजा में चल रहा है या वेस्ट बैंक पर अभी कर रहे हैं, वो सारा इलाके को कब्जा करना, रिसोर्सेस को कब्जा करना, वही प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में से कब बड़ी लड़ाई में बदल जाएगी वो, ये तो कोई नहीं कह सकता, कभी भी बदल सकती है। ये मैं इसलिए पूछा है कि एक इंटेलेक्चुअल्स का एक सेक्शन ये विचार भी आगे रख रहा है कि अब जो वेपन है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या तरह तरह के जो एटॉमिक वेपन हैं, उनका लेवल इतना हाई हो गया है कि अगर ये लगती है तो कोई भी नहीं बचेगा। सही बात। तो ये चीज उनको, इंपीरियलिस्ट फोर्सेस को रोक रही है, यहां तक डिटरेंट का काम कर रही है। हाँ, डिटरेंट का काम कर रही है उनको, इसीलिए वो आगे नहीं जा रहे, एक लिमिट में रह रहे हैं। लेकिन मान लीजिए इसमें से कोई भी आउट ऑफ डेस्परेशन, हताश होके केमिकल वेपन्स का या जो ये जैविक हथियार है, बायोलॉजिकल वेपन है, उसका इस्तेमाल कर ही दे, तो क्या गारंटी है कि नहीं करेगा? मान लीजिए आपने उसको इतना परेशान कर दिया, इतना हताश कर दिया
कि उसने कहा कि ठीक है मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। ओके। और डाल दे वो, फैला दे, तो फिर जी। क्या कर लेंगे? दुनिया खत्म हो सकती है। हम्म। तो दुनिया को खत्म करने के का दो ही चीजें साधन बनती हैं। एक होता है हमारी नफरत और दूसरा है हमारा लालच। हमारे दिमाग में अगर नफरत है और हाथ में हथियार है तो दुनिया खत्म हो सकती है। इसलिए हमें अपनी नफरत और अपने लालच दोनों पर काम करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। वो नहीं होगा तो हम अपने देश को भी खत्म करेंगे, समाज को भी खत्म करेंगे और दुनिया को खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। इसे आशावादी नोट ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।